तो आज मैं बताने जा रहा हूँ NCERT जो नाइन्थ की बुक है, नाइन्थ क्लास की किताब लो, नाइन्थ क्लास की। और उसमें नाइन्थ क्लास वाली किताब में जो विज्ञान की है, उसके पहले पार्ट पे जो ही पहला पार्ट होगा, लेसन नंबर 1, उसका नाम हमारे आसपास के पदार्थ। उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है उस पर निशान लगाने हैं और बहुत ही गौर से पढ़ना। उसके लिए जो मैं बताऊंगा बहुत गौर से, क्योंकि इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेलवे के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन। मैं तुम्हें प्रैक्टिस सेट में दिखाऊंगा जो क्वेश्चन, बस तुमसे जितना कहा जा रहा है उतना पढ़ते रहो बस, कैसे करके। तो अब मैं तुम्हें पहला पार्ट पे ले चलता हूँ और उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है ये देखेंगे। तो यहाँ आ गए हम पहले पार्ट पे। तो पहला पार्ट ये हमारे आसपास के पदार्थ। तो ये हमारे आसपास के पदार्थ जो पार्ट है, इसमें जो जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ जहाँ बताया जाए वहाँ पर लाइन लगानी है कि इसमें ये इम्पोर्टेंट है और इस तरह से पढ़ना है पार्ट। और ज़्यादा टाइम की वीडियो नहीं बना रहा है, एक पार्ट की सिर्फ 10 मिनट की वीडियो होगी और 10 मिनट में सब बता दूंगा क्या इंपॉर्टेंट है क्या ना। और ऐसे करके इसमें 12-13 पार्ट है, वो सारे के सारे कंप्लीट करने हैं। तब 25 नंबर की अगर विज्ञान है तो 25 में से 22-23 क्वेश्चन डायरेक्टली इसी से पूछे जाएंगे। नाइन्थ क्लास और क्लास टेंथ की जो NCERT की बुक है, तो मैं बता रहा हूँ उन पर निशान लगाने हैं अब। तो इसमें ये पूरा बारीकी से पढ़ते हुए लाएंगे इसे, यहाँ से ऊपर से अपने चारों ओर नज़र दौड़ाने पर। तो इसे पढ़ते रहेंगे। इसमें उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया, मतलब अपने चारों ओर नज़र दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की आकृति नजर आती हैं और विभिन्न प्रकार की आकृति को पदार्थ कहा गया, ये वैज्ञानिकों ने बताया। दूसरी बात, इसमें पढ़ते पढ़ते अब हम पहुँचेंगे यहाँ पे कि जो भोजन हम खाते हैं, जैसे पत्थर तो ना खाते हैं, बादल, तारे पौधे, पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत, एक कण, ये सभी पदार्थ हैं। ये तो निशान ना लगाना, निशान कहाँ लगाने हैं बताऊंगा। ये सब पढ़ना सब है, पढ़ना इसमें सब पढ़ेगा। जहाँ भी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं रहेगी वहाँ पे निशान लगाना जरूर है, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो ये आगे आता है कि भारत यहाँ से लगाना स्टार्ट करेंगे। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया। मतलब भारत के जो प्राचीन दार्शनिक थे, जैसे महर्षि कणद भी थे, उन्होंने इसमें आगे देखेंगे कहाँ पहुँच गया था मैं। तो भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है, जिन्हें पंच तत्व कहते हैं। ये बात इम्पोर्टेंट है, ऐसा पूछा जा सकता है क्योंकि बहुत बेसिकली पूछा जाता है इसमें, बहुत बेसिक। जैसे फिर आगे बढ़ेंगे। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुण एवं रासायनिक गुण प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार में वर्गीकृत किया है। मतलब आजकल के वैज्ञानिकों ने कितने बांट दिया है, 2 प्रकार में। पहले कितने बटे हुए थे, 5 प्रकार में। तो ये बात इम्पोर्टेंट हो जाती है। अब ये पार्ट, ये वाला पेज पलटेंगे, दूसरा पेज पाएंगे। और दूसरे पेज में क्या है, दूसरे पेज में बहुत इंपॉर्टेंट बात हो सकती है, इसमें ढूंढ ढूंढ के पढ़ना पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, इसे ढूंढ ढूंढ के पढ़ेंगे। पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते, ये लिखा पड़ा। इसमें कोई इंपॉर्टेंट इतना है नहीं। आगे बढ़ेंगे, अगले पेज पर पढ़ेंगे, बहुत जल्दी से ख़त्म करेंगे। और मतलब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है बस वही हमें कवर करना है, इसमें ज़्यादा गहराई से बस पढ़ना है। पदार्थ के कण निरंतर गति करते रहते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। ये आ सकता है क्वेश्चन इस तरह से कि पदार्थ के कण जो गति करते हैं उसमें किस प्रकार की ऊर्जा होती है, तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा। ये निशान लगाना है, ऐसा कैसे। फिर आगे, ताप बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि ताप बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा घट जाती है, बढ़ जाती है, स्थिर रहती है, इस तरह क्वेश्चन आ जाता है। इसमें क्या हो जाएगा, ताप बढ़ाने पर जो कणों की गतिज ऊर्जा तेज हो जाती है।
तो इसमें लिख देंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ाने से कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे मतलब इस लाइन के लिए हम अंडरलाइन कर लेंगे जो भी हमारे पास किताब है उसमें। आगे देखेंगे, उपरोक्त 3 क्रियाकलापों ने हमने देखा, ऊपर 3 क्रियाकलाप लिखे पड़े हैं, उससे हमें कोई मतलब अच्छा पढ़ सकते हो ना तो कोई बात ना, मतलब मैं तुम्हें जो बता रहा हूँ उन पर निशान लगा लो और इन्हें हम बहुत जल्दी जल्दी रिवीजन करके, क्योंकि टाइम इतना रहना है और जल्दी जल्दी हम इसे अपना बस कंप्लीट करते हैं। अब आगे देखेंगे कि उपरोक्त 3 क्रियाकलापों हमने देखा कि पदार्थ के कण अपने आसपास के दूसरे अंत में स्थित हो जाते हैं। मतलब कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो स्वयं मिल जाते हैं अपने आप। जैसे हमने कुछ पदार्थ डाला इसके अंदर, दूध और पानी, दूध पानी में घुमाना नहीं पड़ता, वो अपने आप ही मिल जाते हैं, अपने आप मिल गए तो स्वयं मिलने की क्रिया क्या कहलाती है। तो दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये लाइन इंपॉर्टेंट है। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वयं मिलना मतलब अपने आप मिलना क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। और गर्म करने से विसरण तेज हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ये क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे और ये किताब पढ़नी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले पेज पर आते हैं हम, अगले पेज पर आएंगे तो ठोस अवस्था, पदार्थ की कितनी अवस्था होती है, पदार्थ की 3 अवस्था। देखो अब ऊपर 2-3 क्वेश्चन है, इन्हें मतलब बारीकी से मैं बता दे रहा हूँ क्या है। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीत, नींबू, इत्र की सुगंध, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ है, कौन कौन पदार्थ हैं। तो कुर्सी पदार्थ है, वायु भी पदार्थ ही है। इसने मतलब प्रेम, मतलब जो आदमी के भाव होते हैं वो कोई पदार्थ थोड़ी ना, वो तो मन में ही रहेगा, ये नहीं है। गंध, घृणा, ये भी एक मतलब अपने आप में, घृणा जो है एक प्रकार से ये एक ह्यूमन गुण है, ये मतलब पदार्थ ना, जो पदार्थ है उन्हें अलग छांट लेंगे। बादाम, विचार, शीत ठंड, ये कोई पदार्थ ना, ये एहसास है। नींबू पानी ये पदार्थ है। इत्र की सुगंध ये पदार्थ है। निम्नलिखित में से परीक्षण कर बताएं, गर्म करने से खाने की कई मीटर दूर दिखाई देती है। क्योंकि क्यों दिखाई देती है, खाना जब गर्म होता है तो उसके कणों में गतिज ऊर्जा पहले से होती है। ये बात आपको बड़ी क्लासों में मिलेगी कि जो कण होते हैं उनमें कुछ ऊर्जा खुद की होती है स्वयं, और उन्हें और ऊर्जा देने से उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ये बात अगली क्लासों में, बड़ी क्लासों में है ये, मतलब फिर भी इसे सुनो। स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इस पदार्थ का कौन सा गुण प्रक्षेपित होता है। पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती हैं, मतलब जो विशेषता पीछे पड़ चुके हैं हम इन्हें मतलब इसमें किताब पढ़नी है। पदार्थ की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। अपने आसपास के पदार्थों को ध्यान से देखें, ये 3 प्रकार के हम पाते हैं, ठोस, द्रव, गैस। पदार्थ की 3 अवस्था उनके कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होती हैं। अब देखो ठोस अवस्था को पढ़ेंगे, बोले ठोस अवस्था में क्या है, ठोस अवस्था कौन सी अवस्था होती है। उपरोक्त सभी उदाहरण के मतलब इसे इन सभी, यहाँ पढ़ेंगे, इन सभी एक निश्चित आकार, इन सभी का निश्चित आकार होता है, स्पष्ट सीमाएं होती हैं, स्थिर आयतन होता है, नगण्य संपीड़न होता है। मतलब कि इनका आकार भी निश्चित होएगा। ईंट, जैसे ईंट है, ईंट कोई बदल रही है, मतलब ये कोई, ये इसका मतलब है ना परिवर्तित हो जाएगी, कल लाएंगे तो छोटी मिलेगी, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जितना आकार तो निश्चित, क्योंकि ठोस है। इसका स्पष्ट सीमाएं, मतलब जो ये इसका पैरामीटर है वो भी मतलब स्पष्ट है, मतलब जितना हमें पता है इसका, इसके बारे में पता है कि ये कितने मीटर है, ये कितनी चौड़ी है, कितनी, मतलब सब कुछ पता है इसका, इस मतलब इसकी सीमा स्पष्ट है। आयतन यानी नगण्य आयतन, जिसका वॉल्यूम है वो भी पता है, लेकिन नगण्य संपीड़न होता है, मतलब संपीड़न इसके अंदर जो कण होते हैं ये जो है गति नहीं करते, मतलब जब ये कण गति करेंगे तो संपीड़न अवस्था में नहीं कह सकते। जब कण गति नहीं करते तो उसे कहते हैं संपीड़न है। ये पदार्थ किस अवस्था में आ चुका है, संपीड़न अवस्था में आ चुका है। आगे देखें कौन कौन से पदार्थ, इन सब पे क्या कहते हैं निशान लगाने हैं। ये इन सभी पर एक झांझा में निशान लगाओ, सब जगह निशान लगाने, ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना है। रबड़ बैंड को क्या माना जाए, रबड़ बैंड क्या ठोस है, द्रव है, कैसी है, तो रबड़ बैंड ठोस है। रबड़ बैंड ये एग्जाम्पल आ सकता है, निम्नलिखित में से ठोस छांटिए, तो रबड़ बैंड क्या है, ठोस है। निम्नलिखित विभिन्न आकार के बर्तनों में रखे चीनी और नमक उन्हीं प्रकार के बर्तनों के आकार ले लेते हैं, क्या ठोस है, नहीं ये ठोस नहीं है, मतलब ये जो ठोस ही है। नमक भी ठोस है, और क्या कहते हैं ये क्या था, चीनी भी ठोस है। स्पंज क्या है, स्पंज भी ठोस है, क्योंकि इसका भी आकार निश्चित होता है। देखा, ये सभी ठोस है। ये क्वेश्चन ऐसे के ऐसे आ जाते हैं कि स्पंज जो होता है, स्पंज होता है हाथ से पकड़ने पे मुलायम तरीके से दब जा आसानी से, वो स्पंज कहलाता है। कोई भी चीज़ जैसे स्पंज, तो स्पंज फोम वाले गद्दे जो होते हैं उसमें होती है लगी हुई, ये समझ लो तुम, मतलब ऐसे हाथ से दबाएंगे, मतलब एग्जाम्पल पर समझ लो, मैंने तुम्हें देखी कि जो हाथ से दबा दें आसानी से और उसके कण पास पास से फिर दूर दूर हो जाए, क्योंकि उसकी आकृति निश्चित है, उसकी आकृति निश्चित ही रहेगी, तो इसलिए वो क्या है अपने आप में ठोस है। भाई बल्ला ये सब पढ़ने हैं, ये सब क्या है इम्पोर्टेंट है। अगले पेज पर आएंगे, अगले पेज में देखेंगे, ये देखो, इसमें पढ़ना है
क्रियाकलाप दे रखे हैं दो, उन्हें पढ़ना पढ़ लो ना तो कोई बात नहीं, मैं समझा रहा हूँ फिर भी। कि हमने देखा कि ठोस और द्रव विसरण द्रव में संभव है। ठोस और द्रव का विसरण द्रवों में संभव है। वातावरण की गैसें विसरित होकर जल में घुल जाती हैं। ये विशेषता ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जलीय जंतुओं पौधों के लिए अनिवार्य होती हैं। मतलब जो भी वातावरण की गैसें हैं वो वातावरण में घुल जाती हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, गैस जो है, जो गैसें होती हैं वो घुल जाती हैं। वो घुल जाती हैं किसमें, अभी एक एग्जाम्पल इसमें आगे आएगा, मैं खुद समझाऊंगा इसमें, अभी थोड़ी देर को। सभी यहाँ निशान लगाने, यहाँ निशान लगा रहे, सब में निशान लगाने। सभी जीवधारी अपने जीवन निर्वहन के लिए श्वास लेते हैं। जलीय जंतु जल में घुली ऑक्सीजन सांस लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात, जलीय जंतु जल में घुली ऑक्सीजन के कारण सांस लेते हैं। इस तरह हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि द्रव और गैस तीनों का मिश्रण संभव है। मतलब द्रव में ठोस भी घुल जाती है, द्रव में गैस भी घुल जाती है, द्रव में गैस भी घुल जाती है। वो कैसे घुलती है इसका एग्जाम्पल ये दे रखा है, क्योंकि जल के अंदर ऑक्सीजन घुली होती है और ऑक्सीजन से मछलियाँ सांस लेती हैं। तो ऑक्सीजन पानी में घुल गई, ऑक्सीजन पानी में घुली, पानी क्या द्रव है, तो द्रव में गैस घुल रही है, द्रव में गैस घुल रही। तो मतलब इसमें दे रखा है कि द्रव में गैस, द्रव और मतलब इसमें है द्रव में ठोस भी घुल जाता है, द्रव में गैस भी घुल जाती है। तो इनमें विसरण संभव है। ये कैसे, अब ये ऐसे ही आपके लिए दे रखा होगा कि निम्नलिखित में से किसका विसरण संभव है। तो इसमें पूछ लिया जाएगा कि गैस घुल जाती है नहीं पानी में, तो घुल जाती है। मतलब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं इसमें। आगे देखेंगे, ऐसा इसलिए है क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ, ऐसा इसलिए है कि द्रव अवस्था में पदार्थ कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और ठोस की अपेक्षा द्रव के कण रिक्त स्थान अधिक होता है। मतलब पहली बात है, ठोस द्रव गैस जो बनी, इन कंडीशन कैसे होती हैं, इन कंडीशन ऐसा होती हैं कि जितने कण पास पास होंगे, कणों की मतलब ये कोई पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। अगर ये कण पास पास हैं एक दूसरे के बीच, मतलब इनके बीच में जो अंतराणुविक बल है, इंटरमोलिकुलर फोर्स जो दो अणुओं को आपस में जोड़े रखता है, वो क्या कहलाता है, अंतराणुविक बल कहलाता है। तो जब ये दोनों जो कण हैं, अगर इनके बीच की दूरी जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, तरल होएगा। अगर ये पास पास है तो ठोस है, अगर ये और दूर दूर, बहुत दूर दूर, तो ये गैस में आएंगे। तो कणों के आधार पर ही इन सब के लिए बांटा गया है। तो जितने दूर दूर कण होंगे उतना ही ज़्यादा वो गैस है, जितने पास पास होंगे उतने वो ठोस है। आगे देखते हैं इसमें क्या है। हमने देखा कि ठोसों एवं द्रवों की गैसों में तुलना में संपीड़न काफ़ी अधिक होता है। हमने देखा कि ठोस एवं द्रवों की तुलना में गैसों का संपीड़न, कंप्रेशन वो कंडीशन है जिसमें पदार्थ के कणों को किसी कृत्रिम रूप से, मतलब आदमी के रूप, मतलब कोई ऐसा कार्य जो आदमी खुद कर सके। जैसे कण है, दूर दूर है, अब हम इसे पास पास लाना चाह रहे हैं तो प्रेशर लगाएंगे, इसके ऊपर दाब लगाएंगे तो ये कण पास पास आ जाएंगे। तो इसे कहते हैं कंप्रेशन, मतलब संपीड़न करना। इस क्रिया को कहते हैं संपीड़न करना। अगले पेज पे पढ़ेंगे, अगले पेज पे देखेंगे क्या है। अगले पेज में ये देखो, इस तरह समझो, इस तरह से इसमें दे रखा है पेट्रोलियम गैस या अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़न गैस होती है। आजकल वाहनों के ईंधन में रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस का उपयोग किया जाता है। कंप्रेसर न्यूट्रल गैस, इसका मतलब पूरा फुल फॉर्म में बन जाती है कंप्रेसर न्यूट्रल, मतलब संपीड़ित प्राकृतिक गैस। संपीड़ित काफ़ी अधिक होने के कारण गैसों का अधिक आयतन में, मतलब जिसका संपीड़न ज़्यादा होगा, संपीड़न का बात तो समझ में आई गई कि जो कण दूर दूर होते हैं उन्हें पास पास लाने की क्रिया संपीड़न कहलाती है। तो इन्हें जब बहुत सारे कण है बिखरे पड़े दूर दूर, हम इन्हें एक छोटे से बर्तन में करके ला सकते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। ये बात इसमें लिखी हुई है। हमारी नाक तक पहुंचने वाली गंध बिना रसोई में प्रवेश किए हम जान सकते हैं। ये बात इसमें लिखी पड़ी है भाई, ये भी तो इसे पढ़ना है, पढ़ना जो इसमें। अब आगे देखो, इसमें पके हुए गर्म खाने की महक हमारे पास तक कुछ क्षणों में पहुंच जाती है। इसकी तुलना ठोस एवं द्रवों के मिश्रण से करें। कणों की तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थान के कारण गैसों का, अब देखो ये इस कंडीशन समझो, ठोस जो होते हैं पास पास होते हैं, ठोस के कण पास पास हैं, द्रव के कण दूर दूर हैं, गैस के कण और बहुत दूर दूर हैं। ये इस तरह से दे रखा है। अब इसमें क्या आपने अपनी अवस्था को बदल सकता है, क्या पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकता है? बिल्कुल बदल सकता है। ठोस से हम क्या कर देते हैं, ठोस से डायरेक्ट हम बना देते हैं द्रव, और द्रव से बन सकती है गैस। अब ये तो मतलब एक वैसी कंडीशन हो गई कि हम गैस से ठोस बना सकते हैं, डायरेक्ट क्यों नहीं बना सकते, बन सकती है। ठोस मतलब द्रव से ठोस बना सकते हैं, बन सकता है। मतलब ठोस से डायरेक्ट गैस, ये बन सकता है। तो ये सब समझाऊंगा भी, ये सब ऐसे कैसे क्वेश्चन जो यहीं से निकल के आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट किताब होती है एनसीईआरटी की। आगे पढ़ेंगे, देखो आगे देखना चाहेंगे हम। जैसा अभी तापमान परिवर्तन क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब जब हम किसी पदार्थ का ताप बढ़ाते हैं तो उन पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। देखो तापमान का प्रभाव,
हो जाता है। देखो ठोसों के तापमान को बढ़ाने के लिए ठोसों के तापमान और उसके कण की गति ऊर्जा बढ़ जाती है। ठोसों के तापमान को बढ़ाने पर जब ठोस का तापमान बढ़ाएंगे तो उसके कणों की गति ऊर्जा बढ़ जाएगी। ये बात भी मतलब हमें लाइन लगानी है इस पर। गति ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा कणों के बीच आकर्षण बल को पार कर लेती है। मतलब जब हम इसके बीच में इनकी पहले तो खुद एनर्जी होती है, थोड़ी बहुत इनकी खुद एनर्जी होती है, थोड़ी बहुत एनर्जी तो इनके अंदर खुद होती है और ऊपर से हमें ना और एनर्जी दें तो एक वक्त ऐसा है कि इनके बीच का जो अंतराणिक बल है, इंटरमोलिकुलर फोर्स, वो उससे भी ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी और ये टूट जाएंगे और स्वतंत्र रूप से घूमने लगेंगे। और जब ये स्वतंत्र रूप से घूमने लगेंगे, जब ये स्वतंत्र रूप से घूमेंगे तब वो क्या कंडीशन बनेगी, उसे कहते हैं हम द्रव अवस्था। उसे हम सिंपल से क्या कहते हैं, ये द्रव अवस्था बन चुकी है। आगे देखो आगे क्या है इसमें। इस कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। एक अवस्था ऐसी आती है जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे लिख लेंगे। जब हम क्या कहते हैं, किसी पदार्थ में टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं किसी पदार्थ का, तो उसके जो कण हैं उनके बीच में, जैसे ठोस है, ठोस पदार्थ का क्या होता है, ठोस पदार्थ इसलिए ठोस है क्योंकि उसके बीच में जो अंतराणिक बल है वो ज़्यादा है, वो पास चिपकाए हुए एक दूसरे को, जब चिपकाए हुए हैं तो जब हम इसमें मतलब एनर्जी देंगे तो ये एक वक्त ऐसा आएगा ना, बहुत ज़्यादा एनर्जी हो जाएगी और ये दूर दूर हो जाएंगे और स्वतंत्र रूप से घूमने लगेंगे। एक वक्त ऐसा आएगा जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। ये सब मतलब लाइन लगानी है इस पर, ये सब जैसे बताया जा रहा है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो न्यूनतम ताप पर, वो न्यूनतम ताप मतलब कम से कम ताप, ऐसा कम से कम ताप कौन सा होएगा जिस पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बन जाए। ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, अधिकतम नहीं कह सकते, क्योंकि वो न्यूनतम ताप जिस पर कोई भी ठोस पदार्थ किस में परिवर्तित हो जाए, द्रव में परिवर्तित हो जाए, तो वह उसका गलनांक कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट है अपने। लेकिन निम्नलिखित में से गलनांक को कौन ठीक तरह से परिभाषित करता है, इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे आप, तो उसमें ये होएगा, कई सारे एग्जाम्पल दे रखे होंगे उसमें, मतलब कई सारे विकल्प 4 होते हैं, 4 विकल्पों में न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है, दूसरा होगा अधिकतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है, वो मतलब दोनों ऐसे मतलब बहुत सारे आ जाते हैं इस तरह से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से ये ध्यान करके पढ़ने वाली बातें होती हैं। किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। मतलब अगर कोई ठोस पदार्थ है तो अगर इसके बीच का जो बल तोड़ने के लिए कितनी हमें टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी, ये दर्शाता है क्या, उसका गलनांक, कि इसके बल को तोड़ने के लिए। तो इसमें ये दे रहा है किसी ठोस का गलनांक, ऐसे भी आ सकता है निम्नलिखित में से किसी दो अणुओं के बीच के आकर्षण बल को मतलब कौन दर्शा सकता है, तो कौन है, गलनांक। बर्फ का गलनांक 273.15 होता है। गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव की अवस्था परिवर्तन को संगलन कहते हैं। आगे देखते हैं, अगले पेज पर आएंगे। अगला पेज कुछ इस तरह से, हम स्क्रीन पे आ गया ये भाई, आ जा, ये आ गया। किसी ठोस के आगे दे रखा है, किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है, ऐसे में ऊष्मीय ऊर्जा कहाँ चली जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर हम किसी भी, जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ के लिए अगर हम गलाएंगे, जैसे बर्फ़ का टुकड़ा है और हम इसे गलाएंगे तो इसका जो मतलब हम इसे छुएंगे फिर भी ये ठंडा ही लगेगा। लेकिन जबकि हम इसे गर्म कर रहे हैं, तो बाकी की जो ऊष्मा वो कहाँ चली गई, तो वो किस में चली गई, कि वो ऊर्जा चली जाती है इसके गलाने के लिए, जो इन बंधों को तोड़ने के लिए जो ऊर्जा की ज़रूरत पड़ी थी उसमें वो रूपांतरित हो जाती है, मतलब ट्रांसफ़र हो जाती है। तो उसे कहते हैं हम गलन की गुप्त ऊष्मा। इसे क्या कहेंगे हम, गलन की गुप्त ऊष्मा की हम परिभाषा अगर देखें तो यह बनेगी वह ऊष्मा जो किसी पदार्थ के आकर्षण बल को तोड़ने के लिए उपयोग में लाई गई हो, तो वो ऊष्मा गलन की गुप्त ऊष्मा बन जाती है। तो बाई की ऊष्मा कहाँ चली थी, गलन की गुप्त ऊष्मा। तो इसमें ऐसे क्वेश्चन आया था, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है। तो जब मैं इसे गलाऊंगा, तापमान समान रहने की बात तो यही होगी कि अगर ये मुझे ठंडा लग रहा था, पहले भी ठंडा था और अब भी ठंडा लग रहा है गलने के बाद भी, तो बाई की ऊष्मा कहाँ चलेगी, गर्म क्यों ना हुआ ये, तो वो कहाँ चला गया, वो गलन की गुप्त ऊष्मा में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, गलन की गुप्त ऊष्मा में। तो ये क्वेश्चन हमें आ जाएगा, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम अंडरलाइन कर लेंगे। आगे देखेंगे, गलने की प्रक्रिया के दौरान अपने ध्यान दिया होगा, गलनांक से पहुंचने के बाद ये पढ़ लेना इसे, मतलब जो मैंने बताई वो बात इसके अंदर है। अब आगे देखेंगे
जिसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जिसे गुप्त ऊष्मा आगे ना आगे लिख के मतलब इसे हम पढ़ेंगे तो पता चल जाएगी गुप्त ऊष्मा तो क्या है इसके बारे में। वायुमंडल दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह उसकी संग्रहण ऊष्मा। ये गलन की गुप्त ऊष्मा की डेफिनेशन है। एक वायुमंडलीय दाब पर 1 ATP पर 1 एटमॉस्फेयर पर मतलब कोई टेम्परेचर दे रखा है, मतलब एक दाब पर एक नियत दाब होएगा कोई, उस पर ठोस को गलनांक कर उस ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उस संलग्न प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसे 0 डिग्री या 273 केल्विन से दर्शाते हैं। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, 0 डिग्री सेल्सियस कितने के बराबर होता है? 273 केल्विन के बराबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं, ये सब यहीं से निकल के आते हैं क्वेश्चन जो 9वीं 10वीं की किताब में होती है, यहीं से बिल्कुल डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए, बिल्कुल डायरेक्ट, बिल्कुल ऐसे के ऐसे क्वेश्चन में तुम्हें मैं प्रैक्टिस सेट लगा कर दिखा सकता हूँ गारंटी के साथ कि ये क्वेश्चन आया हुआ है। आगे देखेंगे, जब हम जल की ऊष्मीय ऊर्जा जब हम जल की ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं, एक ये कंडीशन होती है कि जब हम किसी भी मतलब द्रव को, अगर हम, ये क्वेश्चन आता है कि जब हम किसी द्रव को पिघलाते हैं तो उसमें से जलना द्रव की अपेक्षा उसकी भाप से जलना ज़्यादा, उसकी जो भाप जाती है उससे जलना ज़्यादा खतरनाक होता है। क्यों होता है? क्योंकि भाप के अंदर उसके बाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है, उसके बाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है। जो जितना बताया जा रहा है सब लिखना है। ये बाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या है? मतलब जब हम किसी मतलब द्रव को गैसीय में परिवर्तित करना चाह रहे हैं, किसी द्रव को गैस में परिवर्तित करना चाह रहे थे, एक वक्त ऐसा आएगा ये कण जो है, जो द्रव के दूर दूर कण है, ये और दूर दूर हो जाएंगे, मतलब उड़ने लगेंगे। जब ये उड़ने लगेंगे तो इसके अंदर एक जो हमने इसके लिए एनर्जी दी थी वो इसके अंदर समाहित हो जाएगी, और जब समाहित हो जाएगी तो वो जो इसके अंदर का जो टेम्परेचर है वो इसके अंदर के टेम्परेचर से ज़्यादा होएगा। क्यों होएगा? क्योंकि इसके अंदर बाष्पन की गुप्त ऊष्मा है, इसके अंदर बाष्पन की, इसे क्लीन कर लो पहले, क्योंकि इसके अंदर क्या है? बाष्पन की गुप्त ऊष्मा, बाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, सब लिखना है, मतलब लिख लोगे तो अच्छा रहेगा। अब इसमें है मतलब क्वेथना किसे कहेंगे कि एक वायुमंडलीय दाब पर तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है, मतलब वो कम से कम टेम्परेचर जिस पर कोई भी द्रव उबलकर गैस अवस्था में परिवर्तन कर ले, कम से कम ही देखना है, कम से कम ही होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं लिख सकते। वो कम से कम टेम्परेचर जिस पर कोई भी पदार्थ क्या करे कि अपनी अवस्था त्याग कर दूसरे में परिवर्तित करे, तो वो उसका जैसे क्वथनांक गलनांक इस तरह से आ जाते हैं। और ऐसा कोई भी पदार्थ जो अपनी द्रव अवस्था को त्याग कर किस में चला जाए, वाष्प में बदल जाए, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका बाष्पन की मतलब क्वथनांक, वो कहलाता है क्वथनांक। इसमें लिखा पड़ा है, एक वायुमंडलीय दाब पर तापमान पर जिस पर द्रव बनने लगता है उसे उसको क्वथनांक कहते हैं। जल के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जल के लिए कितना? 100 डिग्री सेल्सियस पे बोलता है जल, 100 डिग्री सेल्सियस। अगर इतना ना दे रखा हो तो क्या लगाएंगे? तो इसमें हम क्या करेंगे? 273 जोड़ देंगे, 273 जोड़ देंगे 100 में, तो क्या आ जाएगा? 373 केल्विन पे क्या करने लगता है? वो उबलने लगेगा। ये बात ये है, या तो हम 0 डिग्री सेल्सियस जो है 273 के बराबर है, 273, और 100 डिग्री सेल्सियस कितने के बराबर हो जाएगा? तो 100 ऐड हो जाएगा ना इसके अंदर, 373 केल्विन के बराबर हो जाएगा, वजन हो जाएगा। आगे देखते हैं हम, ये भी समझ में आ गया होगा बाष्पन को गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं, ये सब इसके अंदर लिखा हुआ है और हम इसे पढ़ लेंगे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली चीज़ को हम बहुत इंपॉर्टेंट के साथ पढ़ेंगे। अगर हम ठोस से द्रव अवस्था में बदलेंगे तो ऊष्मा देनी पड़ेगी। जब हम ठोस से द्रव अवस्था में बदलेंगे तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, और द्रव से फिर गैस में बदलेंगे तो भी हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन जब गैस से द्रव बनाएंगे तो हमें उसे ठंडा करना पड़ेगा। जब हम गैस से द्रव बनाएंगे उसे ठंडा करना पड़ेगा, और द्रव से और ठोस बनाना चाहेंगे तो उसे और ठंडा करना पड़ेगा। तो ये बात आप समझ रहे होंगे, तो इस बारे में मतलब इसे अंडरलाइन कर लें। अतः हम कह सकते हैं तापमान बदलकर हम पदार्थ की एक अवस्था दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। अभी जो हमने टॉपिक छेड़ा था वो क्या था कि तापमान मतलब पदार्थ की अवस्था पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये सब बात हमें बता चुका कि सबसे मेन चीज़ क्या होता है, हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसके जो कण होते हैं उनमें एनर्जी आ जाती है और दूर दूर भागने लगते हैं वो। तो जैसे ठोस है तो उसके कण दूर दूर चले जाएंगे, द्रव बन जाएगा, और द्रव के कण जब दूर दूर जाएंगे तो वो गैस बन जाएगा। तो ये ऊष्मा देने से हो रहा है, इधर से तो ऊष्मा देने पर, जब इधर से आएंगे तो शीतल, मतलब गैस को हम और ठंडा करेंगे तो कैसे बन जाएगा? ठोस में, वो द्रव में, और द्रव से हम जाएंगे तो ठोस में बन जाएगा। आगे देखेंगे, एक क्रियाकलाप इसमें ये दे रखा है, अमोनिया का ऊर्ध्वपातन। मतलब कुछ पदार्थ सब्लिमेशन होते हैं, सब्लिमेशन, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे सुनना बहुत गौर के साथ। सब्लिमेशन क्या होता है?
सब्लिमेशन। कुछ पदार्थ जैसे अमोनियम क्लोराइड के लिए नौसादर कहते हैं। जैसे कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो ठोस से डायरेक्ट द्रव में न बदलकर, सब्लिमेशन जो ऊर्ध्वपातन क्रिया क्या होती है कि ठोस से कोई पदार्थ पहले द्रव में बनता है और द्रव से क्या बनता है, फिर गैस में बनता है। ये तो आम क्रिया हुई, ये तो मतलब है ही, ये क्रिया तो है ही, मतलब सब में चलती है। तो ठोस से पहले द्रव बनेगा और द्रव के बाद गैस बनेगा। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं ठोस से डायरेक्ट गैस में बदल जाते हैं, द्रव में बदलते नहीं। तो उन पदार्थ के लिए कहते हैं हम ऊर्ध्वपातन, वो ऊर्ध्वपातक पदार्थ होते हैं। अब ये पदार्थ कौन कौन से हैं, जैसे अमोनियम क्लोराइड नौसादार, अगर हम इसे रख दें किसी गैस जार के अंदर तो इसमें देखो ये डायरेक्ट अपना क्या हो गया, गैस में बन गया। लेकिन ये भाई साहब द्रव में नहीं बना। जैसे कपूर, कपूर नेल पॉलिश देखिए, नेल पॉलिश जो मतलब नाखूनी छुटाने वाली जो होती है, जिसके अंदर एसीटोन होता है, एसीटोन वाली जो होती है, जो जैसे पेट्रोल जो है उड़ने लगता है। नेल पॉलिश वो सब्लिमेशन है, वो डायरेक्टली अपनी अवस्था परिवर्तित कर देते हैं, ना कि दूसरी अवस्था परिवर्तित डायरेक्टली। जैसे ठोस में नहीं बदल, ठोस से द्रव में नहीं बदलेंगे, वो डायरेक्ट किस में जाएंगे, वो डायरेक्ट गैस बन जाएंगे। तो उन पदार्थों को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। आगे देखते हैं अगले पेज पे। अगला पेज 11 पेज हो गए, 6 और रह गए। अब देखो आगे, देखो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। इंपॉर्टेंट है, इसे हम अंडरलाइन कर लेंगे, इसके लिए अंडरलाइन कर लेंगे। अब मैं तुम्हें कुछ पदार्थ बता दे रहा हूँ, कौन कौन से पदार्थ ऐसे हैं जो ऊर्ध्वपातक होते हैं। एग्जाम्पल फॉर नौसादर, जो अभी देखा था हमने, नौसादर, इसका सूत्र क्या होता है, NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड, इसका सूत्र क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड। और एसीटोन होता है एक, एसीटोन जो थिनर जिसे हम थिनर कहते हैं आम भाषा में, थिनर जो एकदम उड़ जाता है। ऐसे पेट्रोल, बहुत सारे पदार्थ हैं। और कपूर बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका। कर्पूर, इसका ऐसे करके कुछ आवे है वही लिख के। तो कपूर जो होता है वो क्या है, डायरेक्ट ठोस से द्रव में न बदल कर डायरेक्ट उड़ जाता है वो, और वो गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो अब हम आगे पढ़ने वाले हैं कुछ जो इसमें इम्पोर्टेंट और क्या है। दाब का परिवर्तन, मतलब जो पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं उन पर दाब का क्या परिवर्तन पड़ता है। दाब का देखो मैं ऐसे समझा दे रहा हूँ, इससे पढ़ो, इससे देखो कि ये जो दूर कण है, अगर हम इसे दाब बढ़ाएंगे, इसमें क्रिया होती है कि न्यूनतम ताप और अधिक दाब और कम टेम्परेचर दूँ, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर दूंगा और दाब बढ़ाऊंगा तो फटने का खतरा रहता है, फट सकती है पिस्टन। अगर हम क्या करें, दाब ज़्यादा दें, दाब अधिक करें और न्यूनतम ताप करें, जो इनके अंदर की एनर्जी है उसे भी छीन लें, तो ये मृत अवस्था में आ जाएंगे। एक कंडीशन ऐसी है कि ऐसे मरे से जाएंगे, मरेंगे दोनों खैर, लेकिन ये इनकी कंडीशन कैसी जाएगी, सुस्त पड़ जाएंगे और जब इसे पिस्टन से दबाएंगे तो आपस में पास आ सकते हैं। अगर गैस अवस्था है, मान लो ये गैस अवस्था है, एग्जाम्पल कि गैस है, गैस के कण धीरे धीरे पास आ रहे हैं, देखो पास आ गए तो क्या बन गया, अब द्रव बन जाएगा। और हम इस द्रव के कण को और पास ले आए तो क्या बन जाएगा, ये ठोस बन जाएगा। तो क्या होता है इसमें, न्यूनतम ताप और अधिक दाब, मतलब अधिक तो दाब रखें हम, जो दबाव है इसके ऊपर का वो ज़्यादा रखें, और इसके अंदर की जो आँच है नीचे, जो हम इसके नीचे जो ऊष्मा दे रहे हैं, जो भी हम इसके नीचे टेम्परेचर दे रहे हैं वो कम रखें, तो अवस्था परिवर्तन हो जाती है। जैसे ये दूर है तो पास से जाएंगे तो ये द्रव अवस्था बन जाएंगे और ये ठोस बन जाएंगे। अब आगे पढ़ेंगे ऐसे ही। किसी सिलेंडर में भरी गैस पर दाब लगाने से संपीड़न करना क्या होगा। देखिए मैंने जो बताया यही होएगा। क्या आपको लगता है दाब बढ़ाने से घटाने से पदार्थ की अवस्था परिवर्तन होता है, ज़रूर होता है। देखो तो ये जो है, ये बिल्कुल ऐसे के ऐसे क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। देखो ये नीचे जो दे रखा है ना, यही पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। एटमॉस्फेयर ATM गैसीय अवस्था का मात्रक है, मतलब गैसीय दाब का मात्रक है। दाब का ऐसा ही मात्रक पास्कल होता है। पास्कल जो किसके नाम पर रखा गया था, ब्लेज पास्कल, जिन्होंने पास्कल दाब का सिद्धांत भी दिया था, जिसके द्वारा हाइड्रोलिक ब्रिक जो होते हैं वो कार्य करते हैं, और इन्होंने कैलकुलेटर ही बनाया था। आगे देखिए, दाब के बढ़ने और तापमान घटने से देखो दाब बढ़ने, जब मैं दाब बढ़ाऊंगा और टेम्परेचर घटा दूं तो गैस द्रव में बदल जाता है, और हम इस क्रिया को और अधिक करें, दाब को और बढ़ाएं और टेम्परेचर और कम करें तो क्या बन जाएगा, ठोस अवस्था बन जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं बाष्पीकरण क्या है। पदार्थ की, ये जहाँ मैं लाइन लगा रहा हूँ सब जगह लाइन लगानी है। दाब बढ़ने से, तापमान घटने से गैस द्रव में बदल जाती है, तो इसे क्या कहते हैं हम, दाब बढ़ाने। मतलब आगे देखेंगे पदार्थ की
अवस्था बदलने के लिए क्या सदैव ऊष्मा देना या दाब बदलना आवश्यक है? क्या अपने दैनिक जीवन में क्या ऐसा मतलब क्या ये हर बार होता है? क्या कहते हैं हमें ऊष्मा ही देनी पड़े या दाब ही मतलब कम टेम्परेचर लगाएँ? तो ये हम आगे पढ़ेंगे इसमें जो भी है। लाइनें लगानी, ये वाली लाइनें लगानी, ये सब ऐसी हैं जो इंपॉर्टेंट है वो बताऊँगा मैं। जल को खुला छोड़ देने पर धीरे-धीरे बाष्प में परिवर्तित हो जाता है। जल को खुला छोड़ देने पर धीरे-धीरे बाष्प में परिवर्तित हो जाता है। अगले पेज पे आएँगे। गीले कपड़े सूख क्यों जाते हैं? जो जिनमें इम्पोर्टेंट है उन पर बस लाइन लगानी है। हम जानते हैं कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं, कभी रुकते नहीं हैं। एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव और ठोस में विभिन्न मात्राओं में गतिज ऊर्जा होती है। ये सब पढ़ चुके हैं अपनी पहले, मतलब इन्हें लगाना नहीं है। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव को वाष्प में परिवर्तित होने, इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात लगानी है। ये बात मत, वाष्पीकरण क्या है? तो कोई भी मैंने क्वथनांक बताया था। क्वथनांक क्या था? किसी द्रव को उससे गैसीय अवस्था में बदलने के लिए जो न्यूनतम ताप की आवश्यकता होगी, जब उबलने लगे तो वो क्या बन जाता है? गैसीय अवस्था बन जाती है। लेकिन एक कंडीशन ऐसी होती है कि हम उसे इतना ना उबालें कि वो मतलब इतना गर्म ना करेंगे वो उबलने लगे, गैसीय अवस्था में बदल जाए। हम इसे कम तापमान पे मतलब उबलने से कम तापमान पर गर्म करेंगे तो वो क्या बन जाता है? वो बन जाती है वाष्पीकरण। वो क्रिया हो जाती है वाष्पीकरण। अब आगे हम देखेंगे आगे क्या है? वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। वाष्पीकरण को क्या क्या प्रभावित करता है? तो सबसे मेन चीज़, जब हम जितनी ज़्यादा गर्मी होगी तो वाष्पीकरण बढ़ जाएगा गर्म दिनों में। दूसरी बात, अगर बादल हुए हों, आर्द्रता हो, आर्द्रता जैसे हम कहते हैं आर्द्रता हो और गर्मी बढ़ रही हो तो वाष्पीकरण बढ़ जाता है। तो इसमें जो है ये वही टॉपिक है हम पढ़ने हैं। सतह क्षेत्र बढ़ने पर हम जानते हैं कि अगर हम मतलब कपड़ों को गुड़मुड़िया करके डालें, एक बार इकट्ठे करके डालें, इकट्ठे करके जैसे कपड़ों का तार है और इस पर हम ऐसे इकट्ठे करके कपड़े डाल दें हमने, तो वो देर से सूखेंगे। अगर हम इसका क्षेत्रफल बढ़ा दें, दूर तक फैला दें इस कपड़े के लिए, तो जल्दी सूख जाएंगे। तो यही इसके अंदर है, क्योंकि सतह बढ़ाने से क्या हो जाता है? वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। बहुत बेसिकली तो मैं एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, मैं ऐसे एग्जाम्पल को समझाएगा भी ना। आगे देखो, तापमान में वृद्धि। जब तापमान वृद्धि करेंगे तो वाष्पीकरण। आर्द्रता में कमी, वायुमंडल विद्यमान जल वाष्प, इसे मतलब ये सब पढ़ना। वायु आर्द्रता को किससे मापते हैं? आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से। मैं ऐसी बीच में आपको बताता चलूँगा और सब बातें लिखनी है। ये मतलब आर्द्रता को किससे मापते हैं? हाइग्रोमीटर से। ये बात लिख लो नोट बना के। आगे मतलब ये तीनों टॉपिक पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट है ये। वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे हो जाती है? मतलब कुछ ऐसा होता है कि जो गाँव में आज भी घल्ले होते हैं, मटका जिसे हम कहते हैं गागर, और गागर के अंदर जो पानी होता है अधिक ठंडा होता है। क्यों? ये बात यहाँ से निकल आएगी। देखिए, खुले बर्तन में द्रव रखने से निरंतर वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण के दौरान कम, ये सब पढ़ना है, मतलब इसमें ये पढ़ने से सब समझ में आ जाएगा। तो जब एसीटोन या नाखून की नेल पॉलिश हटाने पर द्रव में अपने हथेली पर गिराते हैं तो आपको ठंडा ठंडा क्यों लगता है? वो ये बात देखो इसमें लिखी हुई है। ऊर्जा प्राप्त मतलब उसके आसपास की ऊर्जा प्राप्त कर लेता है और वाष्पीकृत हो जाता है, जिससे हथेली पर शीतलता महसूस होती है। मतलब हमने इस हथेली पर जो, ये हमारा हाथ इस तरह का, हमने हथेली पर जो भी पदार्थ रखा तो ये क्या करेगा? हमारी हथेली से ऊष्मा लेगा उड़ने के लिए, हमारी हथेली से ऊष्मा लेगा, और जहाँ से ऊष्मा लेगा उतना एरिया क्या हो जाएगा? उसका टेम्परेचर कम होएगा, तो वो ठंडा ठंडा महसूस होएगा। आप देख सकते हैं। तो ये सब गर्मी में सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए? शीतलता बढ़ जाती है, मतलब शीतलता बढ़ जाती है, वाष्पीकरण बढ़ जाता है, वाष्पीकरण बढ़ जाता है, इसलिए हमें। अगले पेज पे आएंगे। अगले पेज में क्या है? अगले पेज में ये सब ऐसी हैं, देखो आगे। वाष्पीकरण के दौरान द्रव के सतह के कारण हमारे शरीर का आसपास में ऊर्जा प्राप्त करके, सब पढ़ के देखना है। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो लगा लेना। बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती हैं? जब हम बर्फ़ से, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जब हम पानी है, ये इसके अंदर पानी के अंदर बर्फ़ डाल दें तो इसका जो बर्फ़ होता है, बर्फ़ को पानी मैंने डाल दिया, इसमें बर्फ़ में पानी में बर्फ़ डाल दिया तो ये पानी बाहर निकल जाएगा क्या? ये मतलब ये बाहर निकलना क्यों नहीं निकलता? क्योंकि जो बर्फ़ के द्वारा दिया गया जो भी ऊष्मा वो बाहर की ओर निकलने लगती है बूंदों के रूप में, तो इसलिए ये बाहर नहीं निकलेगा। और कितना भाग डूबा होता है इसका? 1/4। आगे देखें, बर्फीले जल में किसी बर्तन में बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी हुई सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती हैं? तो किसी बर्तन में हम बर्फीले जल रखते हैं, जल्दी ही बर्तन की सतह पर हमें जल की बूंदें नजर आने लगती हैं। ये पढ़ेंगे। पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है, द्रव अवस्था में बदल जाता है और अब जल की बूंद, मतलब ये देखते हैं इस तरह से। ये सब इंपॉर्टेंट है, ये लाइन लगा लेंगे इस पर। बस ये पार्ट हो गया ख़त्म। आगे जो है इसके बारे में क्वेश्चन होंगे थोड़े बहुत, और बाकी के ये सब पढ़ने के बाद क्या होता है
कि एक मतलब क्विक रिवीजन इसे कहते हैं, क्विक रिवीजन अपनी भाषा में अगर मैं बताऊँ तो इसे क्विक रिवीजन कहते हैं, मतलब जल्दी जल्दी तो ये सब पढ़ने हैं सब टॉपिक कि द्रव सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। तो इस तरह से ऐसे ही मैं रोज़ एक पार्ट रोज़ डाल दिया करूँगा, एक लेसन। आज मैंने हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में डाला, कल ऐसी 12 पार्ट है, 12 दिन में एक किताब ख़त्म और अगले 12 दिन में दूसरी किताब ख़त्म। तो किताब को हाथ में रखें और जैसे जैसे बता रहा हूँ, जहाँ जहाँ बता रहा हूँ वहाँ निशान लगाते चलें। तो ऐसे ही हम धीरे धीरे सारे जो NCERT की जितनी भी बुक है, जो भी बुक है 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो 10th स्टैंडर्ड के होते हैं, मतलब लिखा पड़ा है ऊपर ही जो सिलेबस है उसमें दे रखा है। सिलेबस में ये बात दे रखी है, केवल 10th स्टैंडर्ड की आती है, बस 10th स्टैंडर्ड ही हमें पढ़ना है। ऐसे ही रोज़ एक पार्ट डाल दे करूँगे हम, और उससे आप जैसे बता रहा हूँ ऐसे ही अपने निशान बैठ कर लगाते रहें। ज़्यादा देर की वीडियो ना है, 35 मिनट की वीडियो है। अगली वीडियो और भी छोटी बनेगी, तो कोशिश करेंगे छोटी छोटी बने और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, मतलब तुम्हें कम कम टाइम में अधिक जानकारी मिल जाए।